इमरान खान साहब गुस्सा भी कर जाते थे, जो आगे से भी गुस्सा हो जाता था। कहते ना मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना था। जी अच्छा। तो लड़कपन से सियासत का शौक था। अस्सलाम वालेकुम। पिलडैट पॉडकास्ट सीरीज़ में एक बार आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे मेहमान हैं जनाब शफ़क़त महमूद साहब। मारूफ शख्सियत है। सिविल सर्विस के मैदान में उन्होंने एक बहुत सीनियर पोजीशन पे पहुँचे, उससे रिज़ाइन किया, फिर सियासत में आए, वफाकी वज़ीर रहे, सेनेटर रहे, मेंबर नेशनल असम्बली रहे। तो आज उनकी ज़िंदगी के बारे में और उस ज़िंदगी के अहम माइलस्टोन्स के बारे में उनसे गुफ्तगू करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने एक तवील अरसे की खामोशी के बाद इस बात पे आमादगी ज़ाहिर की कि हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। तो शफ़क़त महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी वेलकम मेहरबानी, टू दिस बड़ी पॉडकास्ट जी। मेहरबानी। सर, पहले तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत एक्टिव ज़िंदगी गुजारी है। को तकरीबन मैं हिसाब लगा रहा था कि 51 ईयर्स के करीब आपने सिविल सर्विस और सियासत दोनों को कंबाइन कर लिया जाए, को निस्फ सदी से ज़्यादा का किस्सा है ये। तो इतनी भरपूर और हेक्टिक और मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारने के बाद आपने अचानक पिछले साल ऐलान किया कि आप सियासत से रिटायर हो रहे हैं। तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि बिलाल साहब, शुक्रिया पहले तो आपने इनवाइट किया। जैसे आपने कहा कि इतनी ज़िंदगी काम, मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते गुजर गई, तो अब कुछ रेस्ट करने का वक्त भी है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि कोई वक्त होना चाहिए जिसमें सियासत में भी लोग कहें कि काफ़ी हो गया है और अब हमें दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। और फिर ये है कि पढ़ने का बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पहले की थी, पढ़ने किताबें जो नहीं पढ़ी थी वो किताबें पढ़ी जा रही हैं। और मैं सोच रहा हूँ लिखना तो थोड़ा सा मैंने शुरू किया था, लेकिन मज़ीद लिखने का प्रोग्राम भी है। मैं बल्कि आज ही सुबह सोच रहा था कि अपने आप को ज़रा डिसिप्लिन करके तो रोज़ 3-4 घंटे अपनी हिस्वान उम्री को ही लिखनी शुरू करें। तो उसके अलावा एक्सरसाइज है, गोल्फ़ खेल लेते हैं। सो एक्चुअली एक रिटायरमेंट का जो अभी तक मुझे कोई परेशानी या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कि वक्त कैसे गुजारना कि है, वक्त ऐसा कैसे कोई मसला नहीं। पढ़ने को बहुत कुछ है आजकल, तो इतना कुछ हो रहा है इर्द गिर्द कि मालूमात की इतनी ज़्यादा ज़्यादती है। मालूमात इतनी ज़्यादा हैं, ग्लोबल रिलेशंस में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो सो इतना कुछ है कि मैं कोई बोर नहीं हो रहा। आई एम वेरी बिजी। लेकिन वाकई यही वजूहत थी आपके रिटायरमेंट की? मेरा ख्याल है कि इट वॉज अगर टू अर्ली टू रिटायर फॉर ए पर्सन लाइक यू। नहीं, मैं टू अर्ली तो नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि 50 साल हो गए थे मुझे इस दश्त की सहराई में, तो सियासत में तो कम रहे आप, 30 साल रहे, 20-21 साल था सियासत आपका में और सियासत। सहाफ़त में मेरे तकरीबन 35 साल हो गए, 34 साल। जी। और उससे पहले 17 साल जो थे वो सिविल सर्विस में गुजर गए। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से हालात सियासत के जा रहे थे और वैसे भी एक ज़िंदगी में ठहराव आ गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब बेहतर है कि उसको पब्लिकली अनाउंस किया जाए अच्छा। कि जी मैं पब्लिकली सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। अब ये जो निस्फ सदी से ज़्यादा का किस्सा है, इसका ज़रा थोड़ा सा इब्तदा का जिक्र करें कि किस तरह से आगाज़ हुआ, तालीम कहाँ से हुई, फिर आपकी किस तरह से सिविल सर्विस में गए। बिलाल साहब, वालिद साहब जो थे वो ज़मींदार थे। रहीम यार खां में हमारे वो रहते थे। और उस मुनासबत से शायद मैं भावलपुर सादत अली स्कूल में पढ़ता रहा। वहाँ 10 साल अच्छा। मैंने ओ लेवल किया, सीनियर केवरेज किया वहाँ से। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आ गया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर मैंने 6 साल में एमए साइकोलॉजी किया। और साइकोलॉजी में हमें जो किया, अच्छा, साइकोलॉजी में एमए इंटरेस्टिंग। किया और अच्छी पोजीशन आई, तो मैंने साथ ही मुझे जो डॉक्टर अजमल साहब होते थे उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पढ़ाना ही शुरू कर दो। तो मैं वो 21 साल की उम्र में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में उसी डिपार्टमेंट में जहाँ से मैंने मास्टर्स किया था वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे मुल्क के जिस तरह के हालात हैं, आपको पता है कि मेरे वालिद साहब की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि जी मैं सिविल सर्विस का इम्तिहान दूँ।
अच्छा। ज़िम्मेदारों के लिए तो एक पटवारी जो है वही काफ़ी होता है। तो वो मुझे बड़े उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सिविल सर्विस का इम्तिहान दूँ, मेरी कोई इतनी ख्वाहिश नहीं थी। हमारे एज के लोगों में अमूमन वालदैन ही डिसाइड करते थे करियर क्या होगा आपका। और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बचपन से ही कहते थे कि ए पुत्र मेरा इम्तिहान दे के सिविल सिविल सर्विस सर्विस जाएगा। सो मैंने फिर उनको सेटिस्फाई कर मैंने उनसे कहा जी इम्तिहान मैं दे दूंगा, लेकिन जो भी कुछ हुआ उसका फिर मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। उन्होंने कहा तू इम्तिहान तो देना। सो मैंने इम्तिहान दिया, फॉर्चुनेटली मेरी टॉप पोजीशन में आ गया। वेरी गुड। और वो सर्विस जो उस वक्त टॉप सर्विस समझी जाती थी, सिविल सर्विस डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, उसमें आ गए, जो बाद में पाकिस्तान जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाद सर्विस में बनी। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बनी। तो ये थोड़ा सा आप कह लें कि अगर अगर वालिद साहब की तरफ से प्रेशर ना होता तो क्वाइट लाइकली कि मेरा ख्वाहिश थी कि मैं बाहर जाके साइकोलॉजी में पीएचडी करूं और साइकोलॉजिस्ट बनूं। अच्छा। हाँ जी, ये मेरी तो ख्वाहिश मैं थी। ये पूछने ही वाला था कि वाई साइकोलॉजी तो आपकी नहीं, मेरी बहुत रुझान था ज़्यादा इधर। इंटरेस्ट था, और अच्छा। बल्कि मैंने क्लिनिक में भी काम किया। अभी रिसेंटली हमारे जो उस्ताद थे वो फौत हुए हैं, हुमैर हाशमी साहब। जी जी। हुमैर हाशमी हमें पढ़ाया, उन्होंने एक क्लिनिक भी खोला था मॉडल टाउन में। तो अच्छा। हम वहाँ थोड़ी देर मैंने वहाँ काम भी किया। अच्छा। तो साइकोलॉजी में मुझे बहुत शौक़ था और बहुत इंटरेस्ट था। तो बहरहाल हालात तब्दील हो गए, सर्विस में आ गए। आपने सिविल सर्विस के दौरान, मैंने आपका पढ़ रहा था बायो, तो मैंने देखा कि आपने दो बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटियों से दो मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की, जो अमूमन सारे सिविल सर्विस के लोग ऐसा नहीं करते। मसलन ये कि कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत प्रेस्टिजियस इदारा, वहाँ से आपने मास्टर्स डिग्री की पब्लिक मैनेजमेंट में, और फिर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से पब्लिक पॉलिसी में एक दूसरा मास्टर्स किया। तो ये सिविल सर्विस के दौरान हुआ ये? जी, वो ऐसे हुआ था कि सिविल सर्विस में मैं आ गया था। मेरी पहली पोस्टिंग एसी पाकपटन थी, फिर मैं एसी मरी था। तो उस दौरान बल्कि फिर मैं सेक्रेटेरिएट में आ गया। तो एक नई स्कॉलरशिप शुरू की अमेरिकन ने, जिसका नाम था ह्यूबर्ट एच हम्फ्री नॉर्थ साउथ फेलोशिप। जी जी। तो उसके लिए बाकायदा एक इम्तिहान ये भी हुआ बड़ा था। प्रेस्टिजियस जी जी। स्कॉलरशिप था। तो अच्छा। उसका बाकायदा एक इम्तिहान हुआ अमेरिकन सेंटर में, तो मैंने वो इम्तिहान में हिस्सा लिया। अच्छा। तो वो स्कॉलरशिप मुझे मिल गई, और उन्होंने टू माय गुड लक मुझे प्लेस किया हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में। अच्छा। तो इसलिए वो फिर वहाँ जाना हुआ, और मैंने मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया। मैं डिप्टी कमिश्नर था डेरा गाजी ख़ान में, गुजरांवाला में। फिर मैंने सोचा कि मैं अब पीएचडी करने का बड़ा शौक़ था। तो मुझे फिर उन दिनों में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल थी, तो मैंने कोशिश की, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में मुझे पीएचडी की एडमिशन मिल गई। तो मैं वहाँ चला गया। अमेरिकन जो पीएचडी सिस्टम है उसके अंदर आपको 2 साल की पढ़ाई के बाद एक इम्तिहान देना पड़ता है, जिसको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कहते हैं। अच्छा। वो मैंने कर लिया। जब आप वो कर लेते हैं तो आपको एक मास्टर्स डिग्री वो दे देते हैं। ठीक है। लेकिन वो एक्चुअली मास्टर्स डिग्री सिर्फ पीएचडी के क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास करने की है, अच्छा। और उसके बाद आपने डिसर्टेशन लिखनी है। तो आपका इरादा पीएचडी का था? पीएचडी का था, लेकिन डिसर्टेशन के लिए मेरे से आप कह लें गलती हुई कि मैंने कहा कि मैंने टॉपिक पाकिस्तान का चूज़ किया, तो मैंने कहा पाकिस्तान में जाके लिखूँगा। ठीक है। वापस आया, वापस आके फिर सर्विस में चले गए। थोड़ी देर बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया, पॉलिटिक्स में चला गया। तो मुझे रिग्रेट है कि आज तक कि मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट नहीं की। दिल से आप एकेडमिक ही हैं बेसिकली। हाँ, आप कह सकते हैं, लिखने पढ़ने का शौक़ है जी। आप जॉइंट सेक्रेटरी थे जब आपने गालिबन 1990 में जी जी। मैं रिज़ाइन हुआ किया? ये था कि मैं पंजाब में एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस था, तो मुझे ओएसडी बना दिया गया। अच्छा। और नवाज शरीफ क्या साहब, किया आपने? नवाज शरीफ साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, और मेरे क्लास फेलो भी थे। तो पता नहीं अच्छा। किस बात पे वो नाराज़ हो गए, तो उन्होंने मुझे ओएसडी बना दिया। तो 7-8 महीने में ओएसडी रहा, गोल्फ खेलते रहे। मैंने कहा, फिर मैं चीफ सेक्रेटरी के पास गया, मैंने कहा जी मैं कितनी देर ओएसडी रहूँगा? तो उन्होंने कहा कि जब तक नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप ओएसडी रहें, सॉरी चीफ मिनिस्टर हैं, आप ओएसडी रहेंगे। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी ऐसे तो नहीं गुजर सकती।
तो फिर मैंने कोशिश करके मैं चला गया फेडरल गवर्नमेंट में। अच्छा। तो फेडरल गवर्नमेंट में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई थैंक्स टू मिस्टर फारूक लगारी, जिनसे मेरी शनासाई थी, अच्छा। क्योंकि मैं डेरा गाजी खान डीसी रहा था, तो उनसे मेरी शनासाई थी। तो उनकी मेहरबानी से मेरी पोस्टिंग हो गई करंट चार्ज बेसिस पे जेएस पीएम ऑफिस में। तो जब पीएम उस ऑफिस ज़माने में में पीएम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, भुट्टो साहब थी। तो उनके साथ काम करते हुए मैंने सोचा कि अब मैं ब्यूरोक्रेसी से काफ़ी तंग आ गया हूँ। और उनके साथ काम करने से तंग आ नहीं गए नहीं, थे? उनसे उनसे काम नहीं, मतलब है कि मुझे जो पिछला चले, मेरा तजुर्बा ख्याल है कि हुआ। लेट मी रीफ्रेज दैट, कि मुझे जो शुरू में ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मैं कोई और करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि अब और इन माय हार्ट ड्यूरिंग ज़ियाज़ पीरियड मैं बड़ा प्रो पीवीपी था। तो मैंने फ़ैसला किया कि अब रिज़ाइन करके पॉलिटिक्स में। तो अच्छा। मोहतरमा ने मुझे बहुत रोका, उन्होंने कहा कि ना करो रिज़ाइन, अच्छा, तुम्हारा मैं करियर। समझा जैसे मोहतरमा ने आपको एनकरेज नहीं किया नहीं, होगा। बल्कि उन्होंने अच्छा। रोका। उन्होंने बहुत कहा कि तुम्हारा करियर है, ना करो। मैंने कहा जी अब मैंने फ़ैसला कर लिया है। तो अच्छा, फिर मैंने रिज़ाइन किया, मुझे उन्होंने पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना दिया प्राइम मिनिस्टर का। आपने फ़ौरन ही रिज़ाइन करके ज्वाइन कर लिया पीपल्स पार्टी को, जी क्योंकि 2 फ़ौरन। साल का नहीं हुआ ऐसी रखना कोई, पड़ता है? वो 2 साल की जो कैद है ना, वो पॉलिटिक्स की कैद नहीं है, वो इलेक्शन लड़ने की कैद अच्छा। है। उसको लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ओके। वो समझते हैं कि शायद इसकी वजह से आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, आप अच्छा। सियासत भी करें, ठीक सिर्फ है। यह है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ओके। और वो एक शिक इसलिए रखी गई है कि अगर आप सरकारी मुलाजम हैं और आपने अपनी कंस्टिट्यूंसी को बना ली है, तो उसका फ़ौरन आप फ़ायदा ना हो। फ़ायदा ना हो आपको। तो इसलिए 2 साल का गैप, कूलिंग ऑफ पीरियड जो है तो वो, आपने पार्टी ज्वाइन कर ली और पार्टी ज्वाइन कर, मोहतरमा ने आपको पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना दिया। उसके महीने बाद गवर्नमेंट चली गई दिया। जो कि हमारी बदकिस्मती है मुल्क में। तो बहरहाल उसके बाद फिर अपोजिशन में चले गए और चल सो चल। लेकिन आपको कोई रिग्रेट नहीं हुआ सिविल कभी भी नहीं, सर्विस को छोड़ने का? कभी भी नहीं। क्योंकि आम अंदाज से देखा जाए तो एक बड़ा फ्लरिशिंग कैरियर था नहीं जॉइंट सेक्रेटरी के बाद, तब आपको। नहीं, देखें बिलाल साहब, पाकिस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें आपको बड़े वेरिड एक्सपीरियंसेस होते हैं, और बड़े बड़े अच्छे लोग जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं। और मुझे कोई सर्विस के साथ इतनी ज़्यादा कोई लड़ाई नहीं थी मेरी। आप ये समझें कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ और करूं ठीक। ज़िंदगी में। और थोड़ी सी सरकारी मुलाजमत रिस्ट्रिक्टेड भी होती है, क्योंकि आप एक ख़ास माहौल में, एक ख़ास सर्कल में होते हैं। जी बिल्कुल ठीक। तो मेरी ख्वाहिश थी कि ज़रा, और फिर ऐसी कोई चीज़ की जाए जिसमें रिटायरमेंट ना हो, जिसमें आप और मुझे पॉलिटिक्स का शौक़ बचपन से था। हालांकि आपने तो रिटायरमेंट ले पॉलिटिक्स में लिया आके भी ले ली। पॉलिटिक्स में आके भी ले। तो बल्कि मैंने, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आया और मैं फर्स्ट ईयर में था, तो क्वाड्रेंगल हॉस्टल में हम रहते थे। तो वो प्रेसिडेंट ऑफ क्वाड्रेंगल हॉस्टल का इलेक्शन हुआ, तो मेरा ज़िंदगी का पहला इलेक्शन वो था, अच्छा, वंडरफुल। जिसमें ख्वाजा आसिफ भी कैंडिडेट था। अच्छा, विच ईयर वाज इट? दिस वाज 66 जी। अच्छा, वंडरफुल। तो ये पुरानी, फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज प्रेसिडेंट के लिए स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन भी तो लड़ा। कहते हैं ना, मेरा मिजाज लड़कपन से जी, आशिकाना था। जी अच्छा। तो लड़कपन से सियासत का शौक़ था। ठीक। तो इसलिए वो जब मौका मिला, तो अगर मेरी पोस्टिंग लेट्स से कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ना होती और वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट ना होती, तो शायद मैं ना करता। और आपको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी ना बनाया जाता शायद, फिर भी। शायद, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ। तो इस तरह ही ज़िंदगी का जो रुख है वो ज़िंदगी मुड़ता का है। जी रुख हाँ। आप, बड़ा मुश्किल होता है कि उसको कहे कि किस तरफ जाएगी, लेकिन चलेगी उस तरफ। आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जिक्र किया है, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिला, बहुत करीब से देखा। अब आप ज़रा थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ ये तो एनालाइज कर सकते हैं कि मोहतरमा के कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स होंगे, उनके लीडरशिप के कुछ वीक पॉइंट्स होंगे, कुछ उसके इम्प्रेशंस आप देना पसंद करेंगे? देखिए, सब मुझे जो जिस चीज़ का बहुत दुख हुआ जब मैं मोहतरमा के साथ काम कर रहा था, कि एक मौका था कि दुनिया जहान में पाकिस्तान की शनाख्त एक ख़ातून जी बनी, बिल्कुल। और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुई।
उससे पहले उनकी जद्दोजहद थी, वो ग्लोबल स्टोरी थी। जी। तो हमारे लिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए, हमारा जो निज़ाम हुकूमत था उसके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आप ग्लोबली पाकिस्तान की बेहतरी के लिए प्रोजेक्ट करें। प्रोजेक्ट करें उनको। बिल्कुल ठीक है। और अगर उनको लेट्स से कि गवर्नेंस की कोई कमी है तो उनको हेल्प करें। बिल्कुल। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरा ख्याल है कि मुझे पीएम ऑफिस में गए हुए कोई हफ्ता भी नहीं हुआ था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया कुछ डिस्कस करने के लिए एक फ़ाइल। तो मैं जब उनके साथ ड्राइंग रूम में, घर के ड्राइंग रूम में बैठा था, तो उन्होंने रेडियो ऑन कर दिया। जब रेडियो ऑन किया तो उस पर कोई अजीब से गाने, पहाड़ी टाइप गाने लगे हुए थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा ज़ौक़ है कि इनका। ज़ौक़ कैसा है। और तो मोहतरमा ने एक दो दफ़ा देखा मुझे कि मैं वो रेडियो की तरफ देख रहा हूँ, तो उन्होंने यूं यूं इशारा किया। अच्छा, क्योंकि मैं नया था इस बिज़नेस में तो मुझे समझ नहीं आई कि ये इस इशारे का मकसद क्या है। तो उन्होंने फिर कहा कि क्या कहते हैं उसको, कि ये मुख्तलिफ लगे हुए हैं, स्पीकर्स लगे हुए हैं टू मॉनिटर द कॉन्वर्सेशन। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उसको ये वरी है कि वो उसको मॉनिटर किया जा रहा है और ये किया जा रहा है। बहुत अफसोसनाक। अफसोसनाक है ना, मुझे बड़ा बड़ा दुख हुआ। जी। बिकॉज क्लियरली उस वक़्त अगर पाकिस्तान की प्रोजेक्शन के लिए मोहतरमा से बेहतर और कोई हमारे पास वो नहीं था। और ये वो ज़माना था कि जब प्रेसलर अमेंडमेंट आ रहा था और हमारे पे पाबंदियां लग रही थी और हमारे पे और बड़े कुछ हो रहे थे। जी। तो उस वक़्त डिस्टेबलाइज किया गया गवर्नमेंट को, पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए डिस्टेबलाइज किया गया। और आपको याद है कि उस ज़माने में ब्रिगेडियर इम्तियाज़ के जी। वो बड़ी मशहूर हुआ था। बिल्कुल। तो वो डिस्टेबलाइज किया क्या गया। था, डे ऑफ द जैकल्स या या डे ऑफ द जी। जैकल। और उसके अलावा पहले वो हुआ, फिर मुझे 3 महीने पहले ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि जी अगस्त में गवर्नमेंट जा रही है। अच्छा। तो मैंने मोहतरमा को जाके कहा, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर वो ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि अगस्त में गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बी डिसमिस्ड। तो शी सेड शी डिडंट बिलीव इट। उन्होंने कहा कि नहीं 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 वो नहीं होगा, वो एक और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे। मैंने कहा जी मैंने तो सुना है प्रेसिडेंट साहब डिसमिस कर दें। अच्छा, सो प्रिसाइज। सो प्रिसाइज। तो वही हुआ कि उनको इस बात का यकीन नहीं था। उनको यकीन नहीं था। उनकी कैलकुलेशन ये थी कि बजाय डिसमिस करने के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की दोबारा कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो। हाँ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो। तो सो बल्कि एक रात पहले तक भी वो, एक शाम पहले तक भी वो बिल्कुल नहीं मान रही थी। अच्छा। आखिरी दिन भी नहीं मान रही थी। लेकिन आपको इतला थी है। मुझे इतला थी कुछ लोगों के ज़रिए कि जी गवर्नमेंट जा रही है। और अगले दिन सुबह फिर हमने देखा कि वो सारा गुलाम इसाक साहब ने अनाउंसमेंट कर दी। सो ये सैड पार्ट जो है ना, मैं आपको ये जो 90 से लेके आप कह सकते हैं कि आज तक हमारी कोई सिविल गवर्नमेंट जो है वो सेटल नहीं हुई। वो कुछ ना कुछ, हम एक अनस्टेबल स्टेट रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसलिए अगर आप बहुत और सारे किसी हद तक तो ये डिज़ाइंड भी है। डिज़ाइन भी है, और उसमें अगर आप किसी हद तक अगर आप उस वक़्त के स्टैटिस्टिक्स देखें, हमारी पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा थी। हमारी पर कैपिटा इनकम साउथ एशिया में टॉप पे थी। जी। और इन द लास्ट 20-35 ईयर्स वी हैव एक्चुअली गॉन डाउन। सही बात है। उसमें किस किस का कसूर है ये अब एनालिसिस हो सकता है, लेकिन क्लियरली द फैक्ट कि मैं आज एक पढ़ रहा था, मैंने कहा कि आपको इतला कर दूं कि इस दौरान चाइना में 4 चेंज ऑफ लीडरशिप हुए हैं इन 35 सालों में। इंडिया में 5 चेंज ऑफ लीडरशिप हुए हैं। पाकिस्तान में 11 चेंज ऑफ लीडरशिप हुए हैं। सो दैट इटसेल्फ इज़ एन इंडिकेशन स्टेट ऑफ इंस्टेबिलिटी। स्टेट ऑफ इंस्टेबिलिटी। और बिकॉज इंस्टेबिलिटी है इसलिए कोई पॉलिसी जो है वो लंबी नहीं हो कर पाती। सकती। जी सही बात है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 90 से लेके अब तक बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनमें आप नीचे चले गए। बिल्कुल सही। तो खैर
तो उसकी एक जो शाखसाना था वो ये था, जबकि मोहतरमा की जो पहली गवर्नमेंट थी उसको डिस्टेबलाइज डिलिबरेटली किया गया, और फिर उनको, और फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि नवाज शरीफ साहब एक रिग्ड इलेक्शन के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए, एंड विद इन 3 1990 मंथ्स, की बात कर 90 की बात कर, अच्छा 100% रिग्ड इलेक्शन। नहीं, वो तो उसका तो फिर बाद में सबूत भी पेश हुआ ना, एफिडेविट असम्बली में पेश हुए कि हमने ये पैसे बांटे थे ये कि और मैंने और खुर्शीद कसूरी साहब ने एक किताब लिखी थी, हाउ एन इलेक्शन वाज स्टोलन, जी जिसमें हमने बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए थे। मोटी बात यह है कि 37.5% वोट था पीपल्स पार्टी का, 37.5 या 6% जी था नून लीग का, और उस वक्त IGI थी शायद, और 2/3 मेजॉरिटी थी। जी जी सो लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि विद इन मंथ्स नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी गवर्नमेंट डामाडोल होने लग गई, जी और प्रेसिडेंट साहब जो थे उन्होंने तहरीक शुरू कर दी उस गवर्नमेंट को गिराने की, और असलम बेग साहब जो हैं उनको 2 महीने पहले उनके सक्सेसर को अनाउंस कर दिया गया। जी सो इस तरह की कई चीज़ें हुई उस वक़्त, ये पैलेस इंट्रीग्स जिसे पहले कहते हैं। इंट्रीज कह लें आप। जी वो मुझे ऑब्वियसली नवाज शरीफ के साथ कोई बहुत हमदर्दी नहीं है, लेकिन जो सिस्टम नज़र आया उसे तो डिसरप्ट नहीं करना कि चाहिए। अभी कोई भी चीज़ जो है वो मोहतरमा की हुकूमत को 20 महीने रही, कुछ 3 साल 2/3 मेजॉरिटी वाली हुकूमत रही, जी फिर बेनज़ीर साहबा की हुकूमत आई, फिर नवाज शरीफ, फिर मुशर्रफ साहब। सो इस सारे पीरियड में हम स्टेबलाइज नहीं हुए, एंड उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि पॉलिसीज़ हमारी जो थी वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। नेचुरली जब नई गवर्नमेंट आती है वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें शुरू कर देती है, और फिर अलफ बे पढ़ना शुरू कर देती है। कई चीज़ें इसलिए ख़त्म कर दी जाती हैं कि भाई ये पुरानी गवर्नमेंट ने की थी इसलिए इसको ख़त्म कर दो। बिल्कुल सो उसकी रिज़ल्ट ये हुआ कि आपस में लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई, सब कुछ हुआ, करप्शन भी हुई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये देखा कि यार थोड़ा सा टाइम है, जितना मर्जी पैसा बना सकते हो, हाँ, और यही सोच रहती है कि शॉर्ट टर्म है, इसी में जो हो सकता है कर लें। इसी में जो हो सकता है प्रोजेक्ट कर भी लो। उसके हिसाब से डिज़ाइन हो। प्रोजेक्ट्स उस हिसाब से डिज़ाइन हुए। अच्छा साहब, ये आपने बेनज़ीर साहबा के साथ भी वक्त गुजारा, पीपल्स पार्टी के साथ भी आपकी एसोसिएशन रही, फिर अचानक तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कह रहा हूँ, ये पीपल्स पार्टी से बगावत किस तरह से हुई? आपने केयर टेकर गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया 1996 में, जो देखिए, बेनज़ीर एक साहबा की हुकूमत तो बरतरफ होने के बाद मुझे हुई। दो लेवल्स पे बड़ी आप समझें कि मैं अपसेट रहता था। अच्छा एक तो ये कि हुकूमत वो जो थी उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा थी, अच्छा और मुझे अफसोस होता था इस चीज़ का, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक अपॉर्चुनिटी का कुछ ना कुछ, लेकिन उस वक्त ये जो है अपना इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs ये उस ज़माने में आई, बाकी चीज़ें हुई, तो उससे मुझे बहुत ही, और मैंने मोहतरमा से कई दफ़ा जिक्र और भी आपको किया। ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी कि नहीं नहीं, वो तो करप्शन हो नज़र रही है आता या था सुनी? ना, नज़र जी। आता था, अच्छा नज़र आता था उस ज़माने की अगर बेशुमार चीज़ें हैं आप देखें, तो या वो कंट्रोल नहीं कर सकें या जो भी था, लेकिन आई वॉज़ वेरी अपसेट। कुछ ठीक पर्सनल भी था कि मैं जिस तरह अपना करियर प्लान कर रहा था उसमें मुझे रुकावटें आई, लेकिन हैविंग सेड दैट मेरा ख्याल है कि एक गलती थी। अगर मेरे डिफरेंसेस थे तो उनको इंटरनली रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी। अच्छा, मतलब आपको स्विच करने का अब महसूस होता है कि वो गलत किया? गलत था, क्योंकि मैं गुस्से में कभी फ़ैसला नहीं करना चाहिए, और अगर आप गुस्से में कोई फ़ैसला करते हैं तो वो आम तौर पे सही नहीं होता। ठीक तो मैं समझता हूँ कि लुकिंग एट इट फ्रॉम दिस वांटेज पॉइंट आज का, तो मैं समझता हूँ कि गलती थी। हमें अगर कोई डिफरेंसेस थे तो वो पार्टी के अंदर उठाने चाहिए थे, ठीक और अगर कोई करप्शन की शिकायतें थी तो वो भी पार्टी फोरम्स में उठानी चाहिए थी, सही बात। और कोशिश करनी चाहिए थी कि हालात जो हैं उनको
इंटरनली ठीक किया जाए, बजाय इसके कि आप अलग होकर बैठ जाएं। ठीक। और कुछ हो सकता है आपका स्विच करना इसलिए भी शायद आसान हो गया हो कि दूसरी तरफ जो ग्रुप था वो भी एक लिहाज से पीपल्स पार्टी का ही ग्रुप था, नाराज़ ग्रुप, था। जैसे फ़ारूक लगारी है, महराज खालिद साहब है। नहीं, उसमें फ़ारूक लगारी साहब का रोल था, क्योंकि मेरी पुरानी शनासाई थी उनसे, जी। और उन्होंने कहा कि आ जाओ, और ये, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो गलती थी। ठीक है। इट वाज अ बिग ये मिस्टेक। बड़ी अहम बात है कि आपने नहीं ये नहीं नहीं, 100%। वाशगाफ अल्फाज में बात नहीं, कह रहे हैं, 100%, लोगों 100%। को लर्न इसलिए करना चाहिए। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि जब आपके कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको एक इंटरनल सिस्टम में भी आवाज़ें उठनी चाहिए। उसका प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फिर आपको नुकसान भी होता है उसका, लेकिन वो पार्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि मोहतरमा वैसे बहुत काइंड थी मेरे पे, और मुझे इस चीज़ का उस वक्त भी एहसास था और अब आज भी है। लेकिन सिर्फ इसलिए मैं नहीं कह रहा, मैं समझता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशनली बेहतर है कि जो भी आवाज़ डिसेंट की या जो आपको चीज़ पसंद ना आए तो आप इंटरनली उठाएं उसको। सही बात। तो वो गलती थी। अच्छा, अब ये, चूँकि आप केयर टेकर गवर्नमेंट में थे तो थोड़ी सी बात उसके बारे में मैं कर लूँ। उस ज़माने के बारे में आम तौर पे ये कहा जाता है कि बड़ी सीरियस कोशिश थी उस केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़माने में कि इसके पीरियड को एक्सटेंड किया जाए और कुछ एहतसाब किया जाए, क्योंकि एहतसाब किए बगैर बेफ़ायदा होगा और अगली दफ़ा फिर वही मसाइल पैदा होंगे। तो किस हद तक सही है बात? सही बात है। कुछ आवाज़ें थीं केयर टेकर गवर्नमेंट में कि इसको लंबा किया जाए। और मेरा ख्याल है कि जो मुझे अंदाज़ा है कि उस ज़माने में जो मिलिट्री लीडरशिप थी, वो उनकी भी ख्याल ये था कि कुछ ना कुछ होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक अकाउंटेबिलिटी कमीशन टाइप चीज़ बनी भी थी, बनी भी थी। मुझे याद नहीं आ रहा, जज साहब थे कोई जो उसके हेड बने थे, हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। जज थे। जी जी। और लेकिन लगारी साहब जो थे वो इस बात में बड़े क्लियर थे कि उन्होंने इलेक्शन टाइम पे कराना है। अच्छा, ही वाज। हाँ, ही वॉज़ वेरी क्लियर इन हिज माइंड। बल्कि उन पे प्रेशर भी था कई साइड से, लेकिन ही वॉज़ वेरी क्लियर कि मैंने इलेक्शन कराना है। महराज खालिद साहब वो क्या राय थी? वो मिराज खालिद साहब का मुझे याद नहीं है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। कैबिनेट में था। और लगारी साहब का मिस कैलकुलेशन ये थी कि वो समझते थे कि नवाज शरीफ, ये तो पता था सबको कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन जीत जाना है, अच्छा। लेकिन लगारी साहब का ख्याल था कि वो लीडर होंगे और नवाज शरीफ उनको फॉलो करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत उनको बड़ी खुशफहमी गलतफहमी किस थी। बुनियाद पे थी? पता नहीं क्यों वो समझते थे कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास वो तजुर्बा है। नहीं, तजर्बा के अलावा वो पावर है टू डिसमिस एन असेंबली। अच्छा, तो नवाज शरीफ ने आते ही पहला काम तो ये किया कि वो पावर ख़त्म उसको की। तब्दील कर दिया। जी, बिल्कुल ठीक। सो उसके बाद फिर उनके पास रहा कुछ नहीं, उनको फिर मेरा ख्याल है कि वो लगारी साहब की मिस कैलकुलेशन भी थी, लेकिन उनकी वजह से ही इलेक्शन हुआ। अगर वो ना चाहते तो शायद इलेक्शन ना होता। मेरे ख्याल में ये पहले सदर नहीं थे जिसको ये खुशफहमी थी कि आने वाली हुकूमत जो है वो उसको कायम रखेगी और उसकी क़यादत नहीं, कबूल लेकिन उस करेगी। वक्त तो प्रेसिडेंट के पास एक ताकत भी थी ना। ताकत भी थी। मैं याहिया खां की मिसाल देता हूँ ये कि याहिया उनका खां ख्याल भी था। नहीं, पर उनका सिकंदर ख्याल था मिर्ज़ा ना का कि भी वो ख्याल असेंबली था। को किसी वक्त भी डिसमिस कर सकते हैं, जी, लेकिन अगलों ने उसका बंदोबस्त किया हुआ था। उसका भी बंदोबस्त किया हुआ था। बिल्कुल ठीक। ये जो फिर इसका मतलब फैसला कुन बात जो उस एक्सटेंशन के, मुमकिन एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ थी, वो फ़ारूक लगारी साहब खुद थे। एक्सटेंशन अगरचे कानून पे तो प्रोविज़न नहीं थी, लेकिन शायद निकाल लेते अगर फ़ारूक लगारी नहीं, साहब वो तो डिटर्मिन्ड ना उसके होते। बारे में उस वक्त ये कहा जाता था कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दें कि हालात मुल्क के बहुत ख़राब हैं जी। और एहतसाब के बगैर मामला चल नहीं सकता, तो टाइम मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। ठीक। इसका इल्म नहीं है कि टाइम मिलता या ना मिलता। लेकिन क्योंकि उस वक़्त के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो भी कोई पीपल्स पार्टी की हुकूमत से इतने खुश नहीं थे, जी। तो इसलिए सज्जाद अली शाह साहब गालिबन। जी। बहरहाल जो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स थी वो उस वक़्त पे उस स्टेज पे ये बनी कि जी इलेक्शन कराया जाए, और उसके बाद लगारी साहब समझते थे कि वो कंट्रोल करेंगे। ऑप्टिमिस्टिक थे वो। हाँ। अच्छा, अब ये देखिए, जो केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि वो
इसलिए होती है कि वो न्यूट्रल होगी, नॉन पार्टिजान होगी। लेकिन ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी, इसने इन पैरेलल एहतसाब का काम भी शुरू किया हुआ था। मोस्टली वो एहतसाब जो था वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा और उनकी पार्टी का था। और ये गवर्नमेंट वाज़े तौर पे लगती थी कि पार्टिजान है। तो इसके बारे में आपका क्या बिलाल ख्याल साहब, अब आपको पता ही है कि 3 महीने में क्या एहतसाब होना है किसी है? का। जी और यहाँ तो 3-3 साल 10-10 साल में कोई एहतसाब नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि सिवाय इसके कि एक कमीशन बना था, जी। और हमारे एहतसाब के हेड जो नजम सेठी साहब और थे, मुजद्दद मिर्ज़ा साहब उसके शायद कमीशन मुझे के अब हेड थे। याद नहीं आ रहा। नजम सेठी साहब जी, हाँ। नजम सेठी साहब एहतसाब के इंचार्ज थे। जी बिल्कुल। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको कोई ज़्यादा मौका नहीं मिला इन 3 महीने में। जब तक लोग इससे गुजरते नहीं, उनका ख्याल होता है वो कर गुजरेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन और वो बहुत होता मुश्किल होता है, है। जी हाँ। बहुत मुश्किल होता है। सो इसलिए केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ना जी, वो चला तो यहाँ से था कि अगर गवर्नमेंट अपने होते हुए इलेक्शन कराएगी तो वो अपने मर्ज़ी की चीज़ें करेगी और जी। इलेक्शन फेयर। लेकिन हमारी तारीख ने साबित किया है, अब ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट माशाल्लाह सबका गुजरी है। काकड़ साहब की जी 6-8 महीने गुजरी है, उसमें आपने देख लिया कि कितना खूबसूरत इलेक्शन कराया जी उन्होंने। जी, तकरीबन हर केयर टेकर तो गवर्नमेंट हर में, के सिवाय लेकिन मेरे बड़ी ख्याल में। जो इंटरेस्टिंग बात यह है बिलाल साहब कि जो 96 की केयर टेकर गवर्नमेंट थी, आई वॉज ए मिनिस्टर इन दैट गवर्नमेंट। थ्रू आउट दोज 3 मंथ्स ना किसी ने पूछा कि जी इलेक्शन कैसे होना है, ना कोई मीटिंग हुई कि इलेक्शन को हमने क्या करना है। उसका कोई ताल्लुक नहीं था इलेक्शन के साथ। दैट वाज लेफ्ट टू द द इलेक्शन कमीशन। कैबिनेट हैड एब्सोल्युटली नो रोल, इंस्टीट्यूशनल रोल इन द इलेक्शन। अगर कोई बिहाइंड द सीन्स प्रेसिडेंट साहब या कोई और फोर्सेस कुछ कर रही थी तो उसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन मुझे एज ए मिनिस्टर ऑफ दैट कैबिनेट मुझसे कभी नहीं कहा गया कि जी हम इलेक्शन में ये करेंगे या वो करेंगे। सो ज़िम्मेदारी आपको बनती है इलेक्शन की, अगर वो सही हो या ना हो, लेकिन आपका रोल उसमें कोई नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अब आप आ जाए जी, उसके बाद नई गवर्नमेंट आ गई और उस गवर्नमेंट को भी फिर एक मिलिट्री कू के तहत उसको भी बरतरफ किया गया, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को। और जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कू किया, उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट बनी उसमें आप पंजाब की सूबाई हुकूमत में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे। तो उस ज़माने में आपका मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा? पहले तो मैं ये बताऊं कि मैंने क्यों ज्वाइन की। ये बड़ी दिलचस्प होगा। हाँ नहीं, बताइए। इसलिए कि ये बताना ज़रूरी है क्योंकि कोई आसान काम नहीं होता मिलिट्री गवर्नमेंट को ज्वाइन करने का। मेरे जहन में और वो चीज़ शायद कोई वक्त ने सही साबित नहीं की कि मैं बड़ा नालां था हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो करप्शन थी ना उससे। ठीक। और अगर मुझे करप्शन में कोई इंटरेस्ट होता तो मैं सर्विस क्यों छोड़ता, मेरे उसमें कोई कमी तो बिल्कुल। नहीं थी। और अल्लाह का फजल है कि पिछले 35-51 साल में आज तक कभी किसी ने इल्ज़ाम तक नहीं लगाया। जी बिल्कुल। तो मेरे लिए करप्शन बहुत बड़ा मेरे जहन में इशू था, और मैं समझता था कि ये मुल्क जो है तब तक सीधा नहीं हो सकता जब तक एहतसाब करके और करप्शन को ख़त्म करके कोई निज़ाम को बेहतर करके चलाया जाए। जब मुशर्रफ साहब तशरीफ़ लाए तो मुझे लगा कि एक अपॉर्चुनिटी आई है। वक्त ने साबित किया वो गलत था, जी लेकिन मुझे लगा कि एक अपॉर्चुनिटी आई है कि जिसमें ये दो पार्टियां जो कि करप्शन में मुलव्वस रही हैं कि इनको पीछे रख के मुल्क के लिए अगले 2-3-4-5 साल में तो क्लीन स्लेट्स के साथ काम शुरू क्लीन स्लेट के साथ। मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट शुरू हुई वो ये थी कि जब मुशर्रफ साहब ने ऐसे लोगों के साथ इत्तेहाद करना शुरू कर दिया जिनकी अपनी कोई रेपुटेशन बहुत जी अच्छी नहीं थी। बिल्कुल ठीक। मैं नाम नहीं लेना चाहता, जी ठीक है। लेकिन तो उससे मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भाई ये तो, क्योंकि देखें ना, एक मिलिट्री गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी जो है वो इलेक्टोरल तो है नहीं, यानी कोई इलेक्शन तो जीत के आए नहीं अवाम की तरफ से तो कोई। अगर कोई लेजिटिमेसी मिलिट्री गवर्नमेंट की बनती है तो वो साफ़ सुथरी हुकूमत है, बिल्कुल। और तो कुछ नहीं बनती। तो अगर उस हुकूमत में ऐसे लोग शामिल हो जाएं जिनका तारीख़ ये हो कि उन्होंने लूट मार की है और प्रोग्राम आइंदा भी ये हो
कि लूट मार करनी है तो फिर उसकी लेजिटिमेसी जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाती। बहरहाल मैं साल एक रहा, एक तो मेरी गवर्नर साहब से नहीं बनी, तो दूसरा मैं डिसअपॉइंटेड भी था, तो वो दोनों फैक्टर्स कंबाइन करके। गवर्नर कौन थे उस ज़माने में? सफदर साहब थे। अच्छा, जनरल सफदर। जनरल सफदर साहब। अच्छा, तो इसलिए मैंने मेरे वो ख्याल भी अपनी नौयत की शख्सियत थे जी, शख्सियत, बिल्कुल। तो मैंने 2000 में रिज़ाइन कर दिया। जी, उसके बाद मैं अमलन पॉलिटिक्स से मैंने लिखना शुरू कर दिया, फिर मैं वो मीडिया में चला गया, तो तकरीबन 11 साल फिर मैंने पॉलिटिक्स से अलग रह गया और जर्नलिज़म में ज़्यादा टाइम उस ज़माने में आप आर्टिकल लिखना शुरू किए आर्टिकल आपने। लिखने शुरू किए, फिर बाद में कोई टीवी एनालिसिस वगैरह करना शुरू किया, ठीक, फिर साथ कंसल्टेंसी शुरू कर दी। ठीक। वैसे मैं बिलाल साहब एक चीज़ आपको गुजारिश करूं कि मैंने ज़िंदगी में बड़े काम किए हैं। मैंने पढ़ाया भी है, मैंने सरकारी नौकरी भी की है, मैंने पॉलिटिक्स भी की है। सबसे मज़ेदार काम इस मुल्क में जो है वो मीडिया है। अच्छा, इसलिए कि आप अभी तो खैर हालात कुछ तब्दील हैं, मीडिया में बड़ी सख्ती है, लेकिन जिस वक्त फ्री मीडिया था, आपका जो दिल आता है वो आप कहें। जो आपको कभी प्रेसिडेंट का फ़ोन आ रहा है, कभी प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन आ रहा है, बिल्कुल। कभी आप और आप अपने टाइम टेबल पे चल रहे हैं, आप उनको मिलते हैं जिनको आप मिलना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में मैं मजाक करता था कि 90% आप ऐसे लोगों को मिल रहे होते हैं जिनसे आपका मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं होती। दिलचस्प जी। लेकिन मीडिया में आप जिनको मिलना चाहें मिलें, जिनको नहीं मिलना चाहते ना मिलें। जी, बिल्कुल ठीक। सो वो एक लिहाज से उस वक़्त लगता नहीं था। ये बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है आपकी। नहीं, उस वक़्त लगता नहीं था, लेकिन अब जब मैं वापस देखता हूँ तो वो एक गोल्डन पीरियड था। ठीक, और मैं एक क्रेडिट ज़रूर मुशर्रफ साहब को दूंगा। मैं उनसे क्योंकि नाराज़ हो के कह लें या जिस तरह भी मैंने गवर्नमेंट छोड़ी थी, तो मैं उनको बड़े सख्त क्रिटिकल आर्टिकल लिखा करता था मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़, और कंसिस्टेंटली अगर आप उस 10-11 साल में देखें तो मैंने ऑपोजिशन की है मुशर्रफ साहब की। और लेकिन आज तक मुझे कभी किसी ने फ़ोन तक नहीं किया। मतलब है कि किसी ने किया हो ना कि जी आपने ये, मैंने सुना कि मुशर्रफ साहब ने कंप्लेन किया हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स को कि देखें हमने इसको वज़ीर बनाया था, अब ये हमारे ख़िलाफ़ आर्टिकल लिखता है। जी, लेकिन नेवर वंस वाज आई क्वेश्चनड, थ्रेटन्ड, या मुझे डराया धमकाया गया हो, या बिल्कुल नहीं। सो द सो ये डिटीरियरेशन, एक बड़ी, जो अब तक डिटीरियरेशन का पीरियड है, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बावजूद आपको किसी ने कोई सवाल नहीं किया कभी। कभी सवाल नहीं किया। ठीक। सो ऐसे माहौल में जहाँ पे आप पे कि ये भी ख़तरा ना होगा कल को आप अंदर हो जाएंगे या आपके ऊपर कोई और मसला पड़ जाएगा, तो उस माहौल में मीडिया जैसा करियर तो कोई है नहीं। आपने जो मीडिया के बारे में तबसरा किया ना, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मुझे अब याद आ रहा है कि एक बार मोहतरमा शरी रहमान ने भी इस तरह की एक बात की थी। वो भी एक ज़माने में हेरल्ड की मैनेजिंग एडिटर होती थी, बड़ी एक्लेम्ड और बड़ी उनका शोहरत थी। वो भी यही कहती थी, वो भी बाद में सियासत में आई और अभी भी सियासत में है, कि वो सहाफ़त का अजीब ज़माना था। हर आदमी आपको सलाम कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, बड़ा अदब से पेश आ रहा है। और यहाँ पे अब मामला ये है कि सियासत में आपको हर किस्म की बातें सुननी पड़ती हैं। नहीं, मैं ये भी कहूँगा कि सबसे मुश्किल काम जो मैंने ज़िंदगी में किया है वो सियासत है। बिल्कुल सबसे बेहतर और आसान काम कह लें या इंजॉयबल काम जो किया वो सहाफ़त है, वंडरफुल। और जो सबसे मुश्किल और मेहनत तलब काम जो किया है वो सियासत है। बहुत अच्छे। ये बताइए कि इस दौरान जब आप सूबाई वज़ीर थे मुशर्रफ साहब के सेटअप में, जी, तो आपने उनके साथ भी कोई मुलाकातें हुई, कोई पर्सनल इंटरेक्शन हुआ, उसका कोई मिलते थे। इंप्रेशन हो? अच्छा, कोई 1 to 1 तो नहीं हुई, अच्छा, लेकिन क्योंकि मैं कैबिनेट का हिस्सा था तो जब वो आते थे तो कैबिनेट के लोग उसको उनको मिलते थे। कभी कभी कोई लंच वंच भी हो जाता था। अच्छा। तो लेकिन मैं ये कहूँ कि मेरी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन थी बिल्कुल नहीं थी। शौकत अज़ीज़ को मैं ज़रा पुराना जानता था, अच्छा, तो इसलिए उनके साथ कितना पुराना जानते थे? मैं जब सेनेटर था तो
ऑन वन ऑफ माय विजिट्स टू मेरा ख्याल सिंगापुर में ये थे उस वक्त। जी जी। तो उस वक्त से उनसे सिटी पहले बैंक सिटी बैंक में वहाँ मुलाकात हुई। फिर उसके बाद जब हम जाते थे यूएन का सेशन अटेंड करने, तो वो न्यूयॉर्क में थे, वहाँ मुलाकात हुई। अच्छा। तो इसलिए उनके साथ कुछ शनासाई थी मेरी। लेकिन मुशर्रफ साहब के साथ कभी कोई डिटेल्ड ऐसे कह लें आपके वन टू वन पर्सनल इंटरेक्शन की नहीं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद हो? कोई नहीं। अच्छा, मुझे अब ये तो मैंने समझ लिया कि आप ने जो रिज़ाइन किया, एक तो जनरल डिससेटिस्फैक्शन थी कि जिस ख्याल से आपने ज्वाइन किया था कि कोई एहतसाब होगा और कोई क्लीन स्लेट से काम चलेगा, वो तो नहीं होता दिखाई दिया। और फिर आपके उस वक्त के गवर्नर के साथ भी कोई कंपैटिबिलिटी के इश्यूज थे। कोई ऐसा कोई ख़ास वाक़या जिससे ये ट्रिगर हुआ हो कि आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए? नहीं, वो गवर्नर साहब की ख्वाहिश थी, तो मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। अच्छा, ख्वाहिश थी कि अच्छा। मैं विकिपीडिया में पढ़ रहा था आपका जो बायो है उसके अंदर अभी आपने जिक्र किया कि आपने कॉलम लिखने शुरू किए थे, तो उसके अंदर ये जिक्र है, पता नहीं आपके लिए में है कि नहीं, कि विकिपीडिया में कि जब आप ये कॉलम लिखते थे तो उस ज़माने में आपने पीटीआई और इमरान खान पे भी बहुत तनकीद की। बिल्कुल ये की किस थी। हद तक? एक दो कॉलम लिखे थे मैंने। एक कॉलम ख़ास तौर पे लिखा था जो बाद में जब मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हुआ पीटीआई का, तो इट हॉन्टेड यू? नहीं हॉन्टेड तो नहीं, पर मीडिया ने मेरे ऊपर बहुत फेंका वो। अच्छा। वो मैंने उनकी तनकीद ये की थी कि बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ा सोशल वर्क कर रहे हैं, अस्पताल बनाया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बातें करते हैं और तालिबान की तरफ जो एक सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है, तो ये जो है ये ठीक नहीं है। और तो मैंने उसको क्रिटिसाइज़ किया था। अच्छा। और वो जो बाद में भी मैं करता था। हमारे तो जब तक इमरान साहब मतलब कि प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो मेरी हमेशा उनसे ये गुफ्तगू होती थी कि इनके साथ कोई कंसेशन करना जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो उनका ये ख्याल था कि ये अमेरिकन ने आके जो हमले किए हैं उसकी वजह से ये मूवमेंट चली है, और अगर इनके साथ आउटरीच किया जाए तो ये हो सकता है कि ये इंसर्जेंसी जो है वो ख़त्म हो जाए। मैं उससे एग्री नहीं करता, अब भी नहीं करता। जनरली आप बेसिकली पार्टी ज्वाइन करने से पहले या ज्वाइन करने के बाद एक लिबरल थॉट को रिप्रेजेंट करते थे। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इमरान खान साहब 2001 या 2 में 2 दफ़ा मेरे घर आए। मेहरबानी की, उन्होंने कहा कि पार्टी ज्वाइन कर लो। तो उस वक़्त मेरा इरादा नहीं था पॉलिटिक्स करने का या पार्टी ज्वाइन करने का। वो आपको जानते थे? जी, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स थे। अच्छा। उसके बाद कुछ आपका क्रिकेट की तरफ जो आपकी मोहब्बत है वो क्रिकेट की इसमें- मोहब्बत तो है ही। जी। हाँ, और इमरान का मैं बड़ा फ़ैन था अच्छा। और हूँ। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो इमरान ने किया है वो किसी ने नहीं किया। तो उसके बाद ये हुआ कि जब 2011 में मैंने लाहौर का जलसा हुआ, तो मैंने उस पर कॉलम लिखा जो कि बड़ा एक लिहाज से आप कहें कि तारीफ़ाना कॉलम था। तो फिर मुझे इमरान का फ़ोन आया कि तुम्हारे पास एक चीज़ है जिससे मेरा डिसएग्रीमेंट है, बाकी तो हमारा सारी चीज़ें मिलती हैं, तो तुम मिलो तो सही मुझे। अच्छा। मैं गया, मैं मिला। फिर मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे ये आप मिले किस साल की बात है? ये 2011 2011। आज। और उसके बाद जो हमारे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थे जो पहले भी, तो उन्होंने फिर मुझे प्रेशर देना शुरू किया कि आप ज्वाइन करें। अच्छा। मैं इमरान को पसंद करता था। मैं समझता था ऑनेस्ट आदमी है। मैं समझता था कि मुल्क में तब्दीली ला सकता है। लेकिन मैं ख़ुद कोई पॉलिटिक्स में उस वक़्त जाने के लिए कोई बहुत कीन नहीं था, इसलिए कि मेरा आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। मैं लिख रहा था बाकी उस ज़माने में लोग कॉलम पढ़ते थे जी। अब कोई नहीं पढ़ता। अब सोशल मीडिया भी, अब तो टीवी भी कोई नहीं देखता, अब तो सोशल मीडिया, आपका पॉडकास्ट लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट देखते होंगे या ट्वीट देखते हैं या रीलें देखते हैं। जी बिल्कुल। तो अब तो टेंशन स्पैन जो है ना वो बहुत कम हो गया। सो खैर, टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बड़ी मैंने मशवरा करने के बाद सोचा कि चलें ज्वाइन कर लेते हैं। मुझे याद है आप पार्टी ज्वाइन की थी, मेहमान आपके घर आए थे। जी, आए थे मेरे घर। उस मौके पे मुझे भी वहाँ पे आना था। आपने मुझे मैंने बुलाया था आपको, इनवाइट आपने किया था। मैं किसी
और चीज़ में फंसा आपने कहा कि बेहतर है कि ना ही आया जाए। नहीं नहीं, मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात होती क्योंकि मैं ज्वाइन तो नहीं कर इमरान रहा था। ने बड़ी मेहरबानी की, घर तशरीफ़ लाए और उसमें मैंने ज्वाइन किया। तो फिर एक नया चैप्टर ऑब्वियसली शुरू हो गया, मुझे जी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन बना दिया गया पार्टी का। जी तो इसलिए फिर वो पिछले 10-11 साल बड़े टिमल्टस पीरियड जो है, क्योंकि हम परपेचुअली किसी हालत जंग में होते थे। जी। अब आपने पीटीआई ज्वाइन कर ली जी और जी। उसके सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी हो गए। अब इस दौरान में जब आप पीटीआई में हैं और पीटीआई अभी गवर्नमेंट में नहीं आई, तो उस वक्त एक पीटीआई ने बड़ा इनकलाबी सा तजुर्बा किया, चूँकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पिल्डैट इस प्रोसेस को बड़ा गैर मामूली समझते हुए इसको हमने बहुत क्लोज से मॉनिटर किया, बल्कि हमने ख़त लिखा पीटीआई को। वो था उसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो 2012 में हुआ, तो हमने उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी किया। ये पहली दफ़ा था कि एक वो आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी आप वोट कर रहे हैं, पोलिंग स्टेशन भी बने हुए हैं। नाकाबिले तसव्वुर था कि एक पार्टी के लिए पोलिंग स्टेशन बने हुए हैं और उसके बाहर वोटरों की लाइनें लगी हुई हैं वोट देने की। तो हमने कहा कि ये तो तरक्की पजीर मुल्कों के अंदर ये पहला मौका है कि कोई पार्टी इस लेवल के इलेक्शन कर रही है। तो आपका 2012 का जो इलेक्शन का तजुर्बा था, जो आई थिंक 13 तक एक्सटेंड हो गया था और उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन थे, और ये भी कोई बहुत सेंसिबल बात नहीं थी कि इलेक्शन कितने करीब, लेकिन वो उसके बारे में आपका इम्प्रेशन क्या है उस तजुर्बे का? तहरीक इंसाफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कि मुनफरिद थीं। जी एक ये था कि कमिटमेंट टू पार्टी डेमोक्रेसी थी, कमिटमेंट थी कि मेरिट को आगे लाया जाएगा, कमिटमेंट थी कि करप्शन के ख़िलाफ़ जंग की जाएगी। ये चीज़ें जो थी ना बड़ी स्टेटेड थी, यानी कि सिर्फ दिल में नहीं थी बल्कि आउट देयर थी कि जी ये चीज़ें हैं। इमरान खान बार बार कहते थे और कि हमें इसको इंस्टीट्यूशन बनाना है, और पार्टी इंस्टीट्यूशन बनाना है। और इसलिए पहला इलेक्शन जो था उसमें जैसे आपने कहा कि वोटिंग भी हुई, उसमें थोड़ी सी कुछ लोगों ने मैनिपुलेशन करने की भी कोशिश की जो कि हमारे पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में होता है, जी लेकिन एक रीज़नेबल तजर्बा था। देखिए, पार्टी डेमोक्रेसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना, मैं अभी कह दूं, बाद में भी कह सकता हूं कि बिलाल साहब 60 से 70% पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर होती है। जी ये बाहर से इम्प्रेशन ये मिलता है कि आप दूसरी पार्टी से झगड़ा कर रहे हैं या उसके साथ आपकी कंपटीशन है। असल कंपटीशन जो हो रही होती है वो विद इन द पार्टी हो रही होती ये बहुत दिलचस्प बात है, अक्सर लोग इसको रियलाइज़ नहीं है, करते। रियलाइज़ नहीं कर। वो जो असल कंपटीशन हो रही है उसको रिजॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि जो पार्टी लीडर है वो एक किस्म का हुक्म सादर करे कि ये ठीक है और ये गलत है, जी, या एक ये तरीका ऊपर तो ये है, ये ऊपर है और ये नीचे है। जी सो इमेंसली पावरफुल बनता है पार्टी लीडर अगर आप के पास और कोई मैकेनिज़्म नहीं है ये फैसला करने का कि कौन आगे है कौन पीछे। पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये चीज़ कि कौन सा ओहदा किसके पास होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह, वो सारा रिजॉल्व हो जाता है। सही। और उससे एक जो बहुत बड़ी कश्मकश पार्टी के अंदर जारी रहती है, उसको रेजोल्यूशन एक ऐसे तरीके से होता है जो कि सबको एक्सेप्टेबल होता है। तो इसलिए जो पार्टी का इलेक्शन हुआ 2012 में, वो इलेक्शन हालांकि उसकी टाइमिंग ख़राब हो गई, मेन इलेक्शन के करीब आ गया, लेकिन वो फिर भी बेहतर था। लेकिन जो बाद में हुआ 2016 में, 16 में, वो तो एक इनकलाबी था जी बिल्कुल, कि उसमें मुझे वो भी याद हर है। बंदे ने वोट देना था। जी और मेरा पता नहीं, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि कोई करोड़ के करीब वोटर था जी, जिसने पंजाब में, मैं पंजाब के प्रेसिडेंट का और एक इलेक्शन लड़ा इंतहाई काबिल आदमी तस्नीम नूरानी साहब उसके और उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। जी। सो वो एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी जिसमें अनफॉर्चुनेटली वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो गई। बड़ी मोबिलाइजेशन थी पार्टी में दो ग्रुप थे, बाकायदा उन्होंने नाम रखे हुए थे, यूनिटी ग्रुप और एक आइडियोलॉजिकल वर्कर्स ग्रुप। नजरियाती। जी सो और वो
इतनी ज़्यादा उभार मैंने पार्टी के अंदर कभी देखा नहीं और जितना आप आइडियोलॉजिकल वर्कर्स ग्रुप के पंजाब की प्रेसिडेंसी के उम्मीदवार और थे। ऊपर शाह महमूद हमारे भी कायदीन में शामिल थे। जी सो आइडिया ये था कि ये जब इलेक्शन हो जाएगा तो फिर उससे लीडरशिप की जो टसल है वो तहसील लेवल तक रिजॉल्व हो जाएगी। फिर हुआ क्या कि पनामा आ गया, और मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी कि इलेक्शन हो, तो पनामा एक बहाना बन गया इलेक्शन को मुलतवी करने का। हालांकि ये कोई ख़ास बहाना नहीं था। मेरा ख्याल है कि नहीं था। हाँ, वो एक मुहिम चलाना चाहते हाँ, थे, वो एक्टिविटी। और हामिद खान और कुछ दूसरे लोगों ने कहा भी कि ये एक्टिविटीज़ आप बहरहाल करते वो रहें, एक इलेक्शन ना बड़ा करें। हमने उसकी अपोज भी किया, लेकिन बहरहाल अचानक वो, और मेरा ख्याल है कि अगर वो हो जाता तो बहुत सारी चीज़ें जो देखें ना, जो 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 सॉर्टिंग आउट है ना विद इन द पार्टी, तखसीस कह लें, सॉर्टिंग आउट कह लें, लीडरशिप स्ट्रगल को रिजॉल्व करने का तरीका कह लें, वो स्वाय इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी के और कोई नहीं है। मसला ये सिर्फ ये है कि उसका मेकनिज़म आसान नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सारे जो वोटर्स हैं वो वोट डालें तो वो एक मुश्किल काम है। अगर आप उसको इनडायरेक्ट करें, यानी कि जी पहले लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को इलेक्ट करें फिर वो वोट करें, वो भी एक तरीका है, लेकिन उसमें फिर मैनिपुलेशन आ जाती है। जो बहुत एक्साइटिंग पार्ट था इस इलेक्शन का 16 वाले का, वो ये था कि एवरीबडी वाज ए वोटर और डायरेक्ट इलेक्शन था। एंड पीपल वर रियली एनर्जाइज्ड। जी, आम वर्कर को ये महसूस हुआ कि मैं भी हिस्सा पा रहे हैं। ये बहुत एक्साइटिंग था, और हम भी एक्साइटेड थे बहैसियत एक ऑब्ज़र्वर के, एक नॉन पार्टिजन ऑब्ज़र्वर के। और हम भी बहुत मायूस हुए थे जब ये इलेक्शन पोस्टपोन हुए और फिर वो। लेकिन आपने जो कुछ कहा ये बड़ा आइडियलिस्टिक सा लगता है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ये पार्टी है उसका निज़ाम तकरीबन वही हो गया जो बाकी पार्टियों का है इंटरनल पार्टी के इलेक्शन के सिस्टम में। यानी वो एक मसनूई सा इलेक्शन होता है, उसमें पार्टी लीडरशिप तय कर देती है। उस तरह का खुल्लम खुला इलेक्शन जो 2012 या 2016 में होने वाला था, वो फिर पार्टी के अंदर मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया। मेरा ख्याल है कि अगर 2016 का इलेक्शन हो जाता तो वो एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ बिल्कुल होता, और दूसरी पार्टियां मजबूर हो जाती और मजबूर किसी हो न किसी तरह फॉलो करने के लिए। तो इसलिए वो एक बहरहाल उसमें आर्गूमेंट की जा सकती है कि पनामा आ गया और उसकी वजह से बहुत सारे चीज़ें जो थी वो नई चीज़ें अब सामने आ गई और इलेक्शन, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। तो पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में आपके ख्यालात तो बड़े वाजे हैं Clear कि है। इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल। और वही उस डेमोक्रेसी को गारंटी कर लेकिन उसका मैकेनिज़्म जो है उसको बनाना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप इनडायरेक्ट इलेक्शन कराते हैं, मिसाल के तौर पे पंजाब की प्रेसिडेंट है, 29 ज़िले हैं या पता नहीं कितने हैं, अब तो 36 से 38 ज़िले हैं। 38 ज़िले हैं। जी, तो अगर आप ये करते हैं कि ये 38 ज़िलों के जो सदूर हैं उनको आप पहले इलेक्ट करते हैं और फिर इनडायरेक्टली वो 38 लोग जो हैं प्रेसिडेंट पंजाब को, और कल को किसी को शक है कि प्रेसिडेंट पंजाब जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, जी, तो फिर पॉसिबिलिटी करप्शन की जो Manipulation है हो सकती है। मैनिपुलेशन की बहुत हो सकती है। ये बात सही है। जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ 16 के इलेक्शन में थी वो ये थी कि हर किसी का वोट था। और मैं देखता हूँ कि हर दोनों कैंडिडेट्स के जलसे हो रहे थे और जुलूस निकल रहे थे। बिलाल साहब, मैंने सारा पंजाब का एक एक ज़िला फिरा जी, और ऐसा उभार मुझे नज़र आया कि जो पहले कभी देखा नहीं था। अनप्रेसिडेंटेड था, कभी नहीं हुआ, तो ना बहरहाल पहले ना बाद में। और ये मैंने इमरान खान साहब को एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा कहा कि जी इस डिसीजन से मैं अग्री नहीं करता। बिल्कुल सही। और मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब के बारे में पता नहीं लोगों की क्या राय है, लेकिन जब तक वो वज़ीर आज़म नहीं बने, वो बाद में, इसलिए नहीं मैं कह रहा कि उससे कोई तब्दीली आई, लेकिन हम फर्स्ट नेम बेसिस पे थे उनके साथ। वो मैं उनको इमरान करके कहता था और हम जो भी चाहते थे कह सकते थे और उसका आपको नुकसान नहीं होता था। अगर आप उनसे डिसएग्री करते थे तो नुकसान नहीं होता। ये बहुत दिलचस्प, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा, कि हालांकि इमरान उनकी आम शोहरत यही है कि बड़ी ऑटोक्रेटिक। मैं आपको बताऊँ ना जी कि 2011 में मैंने ज्वाइन किया, 2019
18 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर हमारा रिलेशनशिप थोड़ा सा चेंज हो गया। हम उनको प्राइम मिनिस्टर कहते थे, और लेकिन जितनी बर्दाश्त उनमें थी डिसएग्रीमेंट की। अच्छा। देखे ना, मैंने मोहतरमा के साथ भी काम किया है, नवाज शरीफ साहब को भी देखा है। तो आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी बर्दाश्त इमरान खान में थी अपने से डिसेंटिंग, और वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करते थे। अच्छा। बड़ी बड़ी धुआंधार बहस होती थी, लेकिन उस धुआंधार बहस के बाद जब आप बाहर आते थे तो उनके चेहरे पे, उनके माथे पे कोई शिकन नहीं आती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है लोगों को जानना, ये इनकी शख्सियत का एक पहलू है। मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, और ये हमारे लिए एक बड़ी, हमारी जो इंटरनल मीटिंग्स होती थी वो कई कई घंटे चलती थी, और उसमें इमरान खान साहब गुस्सा भी कर जाते थे, तो आगे से भी गुस्सा हो जाता था। जी बिल्कुल ठीक। मतलब है कि फिरदौस शमीम नकवी के साथ एक दो दफ़ा झगड़ा भी हुआ मीटिंग के दौरान। अच्छा। लेकिन उसके बाद ये नहीं है कि कोई उन्होंने उसे निकाल दिया हो। नो, नॉट एट ऑल। ठीक। सो इस लिहाज से जो तहरीक इंसाफ थी ना, वो एक बिल्कुल ही एक मुनफरिद एक्सपीरियंस था। जी। और बहरहाल फिर बाद में जो जी। चीज़ें हुई वो दिलचस्प तवील गुफ्तगू हो रही है, लेकिन चूंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अहम सवालात अभी बाकी हैं, आई ट्राई टू रैप अप आउट क्विकली। ये अब आ जाए 2014 के आज़ादी मार्च के ऊपर और धरने के ऊपर। ये भी एक पार्टी की हिस्ट्री में और मुल्क की हिस्ट्री में देखा जाए तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, जिसने मुल्क के मामलात के ऊपर बाद में बड़ा शेडो कास्ट किया या उसको कैटलाइज किया चीज़ों को। तो आप ये जो फैसला था धरना करने का और आज़ादी मार्च का, इसमें पूरे डिस्कशन में आप शरीक रहे होंगे, क्या आप समझते हैं कि ये कोई वाइज किस्म का स्टेप था? देखिए, एक तो ये था कि पार्टी के अंदर एक बड़ी शदीद ये एक एहसास कह लें या फीलिंग थी कि जो 2013 का इलेक्शन था वो रिग्ड इलेक्शन था, और लोग समझते थे कि पीटीआई का जो मैंडेट है उसको चुराया गया है। सो उभार तो था उसकी वजह से। मैं उसके डिसीजन के ख़िलाफ़ आर्ग्यू करता था, इसलिए कि मुझे ये डर था कि कहीं थर्ड फोर्सेस जो हैं वो फ़ायदा उठा के तो जमहूरियत के निज़ाम को चलता ना करें। आपको कुछ थर्ड फोर्सेस के साए उस वक्त नज़र आ रहे थे? मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। पार्टी को एडवाइस देना के मैं मामले उसमें में? शामिल नहीं था। अच्छा। अगर कोई ऐसा था तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर डर था कि अगर ज़्यादा मामला बढ़ गया तो कहीं बाहर से इंटरवेंशन ना हो जाए, जिसमें हम सारे लूज़र थे। ठीक। लेकिन वो नहीं हुआ, और हम जाके बैठे रहे वहाँ, कोई मेरा ख्याल है कोई 100 कितने दिन, और वो हादसा ना होता तो पता नहीं कि 100 दिन और बैठते जी। जी हाँ। तो वो फिर हमें पता लग गया था, जैसे हम वहाँ पहुँचे डी चौक, अगर कुछ होना होता तो हो जाता जी। तो फिर। लेकिन ये मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा हूँ ना कि पार्टी के अंदर एक बड़ी शदीद ये एहसास था कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, जाती हुई है। और जिस वक़्त वो हलके खुले तो आपने देखा जो 4 हलके खुले वो चारों में रिज़ल्ट जो था वो इलेक्शन कमीशन ने उल्टा कर दिया। सो इसलिए ये नहीं था कि वो हमारी जो, अब आप देखें ना लाहौर के अंदर इमरान खान साहब बाहर गए 2013 में, अनबिलीवेबल। मैं, मेरे जैसे नाचीज़ शख्स जीत गया जी। और इमरान खान साहब कैसे मुमकिन है? जब वो खुला तो उसमें इतनी बेकायदगियाँ हुई थी कि इलेक्शन कमीशन ने उसको उल्टा दिया उस हलके को, और वहाँ पे री इलेक्शन हुआ। री इलेक्शन अलीम खान ने लड़ा, पीटीआई हार गई। लेकिन इशू ये है कि जिस हलके को खोलते थे उसमें आपको बदउनवानी और गड़बड़ और रिगिंग नज़र आती थी। ठीक। तो ये शदीद एहसास जो था ना पार्टी का, उसकी वजह से आपको मुख्तलिफ़ औकात पे नज़र आएगा कि जुलूस भी हो रहे हैं, जलसे भी हो रहे हैं, धरना भी हो रहा है, लॉकडाउन भी हो रहा है। लॉकडाउन हमने बाद में भी किया, एक दखल 2017 की बात है शायद। हाँ, आपने ऐलान भी बहुत किए, लॉकडाउन किया भी। लॉकडाउन किया हमने, लाहौर में लॉकडाउन किया, मेरे ज़ुम्मे लिबर्टी चौक था अच्छा। तो लॉकडाउन किया। और और आवाम की देखें ना बिलाल साहब, दो मैं आपको चीज़ें बताऊं।
13 के इलेक्शन में जब हमने आखिरी अपना जुलूस निकाला क्या कहते हैं मेन मार्केट से, मैंने अपने इलेक्शन का, जी तो हमारे साथ कुछ 100 गाड़ी होगी कोई ये वो। जब हम लिबर्टी पहुंचे तो ऑलरेडी वहाँ पे हज़ारों का मजमा, जो कि जिसमें हमारा कोई कमाल नहीं था। उसके बाद जब आप आगे चलते हैं 2017 में, या मेरा ख्याल 17 ही था शायद, जब हमने लॉकडाउन किया और इमरान खान साहब लिबर्टी आए हैं, तो आप वो देखने से ताल्लुक़ रखता था कि अवाम का जो जम्मे गफ़ीर वहाँ पे था, उसकी कोई मिसाल नहीं थी पाकिस्तान की तारीख में। ये तो मानने वाली बात है अब शफकत साहब के वो इमरान खान के जो जलसे थे स्पेसिफिकली और पीटीआई के जलसे, उसमें लोगों को लाने की ज़रूरत नहीं पेश आती थी, लोग खुद आते थे और बड़ी तादाद में आते थे, इसमें कोई शक मैंने एक जलसा खुद ऑर्गेनाइज़ किया ना जी, जी कि अप्रैल जब हमारी हुकूमत चली गई है तो उसके बाद लाहौर में हमने जलसा किया था, मेरा ख्याल शायद 21 अप्रैल को किया था। मैं उस वक्त प्रेसिडेंट पंजाब था, हमने बंदोबस्त किया, लोग खुद आए जी, ये सही और बात भरा हुआ था। तो ये भी बड़ा जो पैटर्न है उससे हटके है। इसलिए आमतौर कि पे यहाँ अवाम बहुत में कोशिश इमरान खान की जो एक लीडरशिप की सपोर्ट है वो अनप्रेसिडेंटेड है। जी मैं तो ओल्ड अनफ हूँ कि मैंने भुट्टो साहब के भी जलसे देखे थे। जी इमरान के जलसे भुट्टो साहब से कहीं ज़्यादा थे। जी जो एक जलसा मैं आपको बताऊं कि जब हमने धरना ख़त्म किया तो ये सितंबर मेरा ख्याल है 14 की बात है, हमने लाहौर में एक जलसा किया 4 दिन के नोटिस पे, और बिलाल साहब भाटी गेट से ले के जलसा गाह तक, और जलसा गाह इटसेल्फ कोई तिल धरने की जगह नहीं थी। तो अवाम की सपोर्ट के बारे में तो कोई दो राय है नहीं ना। अब आ जाए जनाब 2018, जी जी पीटीआई हुकूमत पे आ जाती है, हुकूमत बनती है। अब मैं क्विकली चंद सवाल कर लूँ। एक तो ये कि आप वज़ीर बन जाते हैं, वज़ीर तालीम वफाक में, और उस ज़माने का मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे जो नौजवान साथी हैं उनका ये इसरार था कि उनको ये याद था कि उस ज़माने में जिस तरह से आपने तालीम के मामले को मैनेज किया था कोविड-19 के ज़माने में, जिस तरह से तलबा के अंदर आप इंतहाई पॉपुलर हो गए थे। उन्होंने मीम्स बनाई हुई थी कि ये बच्चों का वज़ीर आज़म हाथ चूम रहे हैं आपके, और आपके बारे में यू बिकेम इमेंसली पॉपुलर। आई रिमेंबर, बच्चों से पता चलता था, ख़ुद भी। तो वो उस ज़माने में ये जो दौर था, इसको आपको मैनेज करने का क्या पीछे क्या कार फरमा था, किस तरह साहब कर ये पाया? बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था। उसकी वजह यह थी कि इस किस्म की कभी चीज़ ना कभी देखी थी ना, और एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था जी और मैं समझता हूँ कि अगर और सारी चीज़ें एक तरफ रख दें जो हमने की हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, यकसा तालीमी निसाब बनाया, और बड़ी चीज़ें की हैं, लेकिन मैं उन सब को चीज़ें, लेकिन ये जो कोविड की मैनेजमेंट थी ना जी, जी ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज था और अल्लाह ने हमें कामयाब किया। और उसके अंदर हमने देखे ना, ये फ़ैसला करना कि ये स्कूल के हालात ऐसे हो गए हैं कि स्कूल बंद कर दें, स्कूल खोल दें, कॉलेज खोल दें, यूनिवर्सिटियाँ खोल दें, रिस्क उसके साथ होता था। फिर यह कि इम्तिहान होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, उसके अंदर क्या हमने लोगों को पास भी किया। मैट्रिक का इम्तिहान नहीं हुआ, लोगों को पिछले इम्तिहान के ऊपर पास किया। तो वो जो सारा जो मौका था, और सारे पाकिस्तान को कोऑर्डिनेट किया। कराची में, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में PMLN की हुकूमत है, पंजाब और बाकी PTI, इन सब को एक ही पेज पे, सूबाई हुकूमतों के पास हैं, लेकिन आप उसके बावजूद आपने, क्योंकि उस वक़्त कोई किसी आइन में या किसी कानून में ये लिखा नहीं था कि ऐसी जब क्राइसिस आएगा तो लीडरशिप कौन प्रोवाइड करेगा। जी बिल्कुल ठीक है। तो वो हमने कोशिश करके उस वक़्त लीडरशिप प्रोवाइड की, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा किया। सो वो उसके दौरान, क्योंकि छुट्टियां भी होती थी और इम्तिहान कभी ख़त्म भी हो जाते थे, तो बच्चे बड़े खुश होते थे। बिल्कुल जी हाँ। अच्छा, अब ये मैं चूँकि आखिरी मरहला हमारी गुफ्तगू का, तो मैं जिसे कहते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस करूँगा। मतलब एक सवाल तो मुझे बहुत हमेशा बॉदर करता है
कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री हुई उसी ज़माने में, और उसका नाम इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने प्रपोज़ किया। ये इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बाद में वो सारी कंट्रोवर्सी इसी के ऊपर हुई, इलेक्शन कमीशन, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि वही तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने प्रपोज़ किया था। तो कभी ये डिस्कशन हुई पार्टी के अंदर, आपके इल्म में है? देखिए, मुझे तो सिर्फ इस चीज़ का इल्म है कि मैंने अपनी तरफ से भी 2-3 नाम दिए थे, जो कि ऑब्वियसली राजा साहब नहीं थे। अच्छा। राजा साहब का नाम कहाँ से आया, शुनीद ये है, मुझे कोई डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जी बाजवा साहब ने या जनरल फैज़ ने नाम दिया, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये दिया। इमरान खान साहब ने पब्लिकली कहा, तो उधर से मुझे- नाम आया जी। और उन्होंने कहा कि जी इनको बना दें, तो उन्होंने बना दिया उसको। मैं समझता था कि मेरे जहन में कुछ और लोग थे जो कि इंटेग्रिटी वाले लोग थे, तो मेरी ख्वाहिश थी कि उनको, लेकिन जो जिस तरह तो आपने वो हालात, नाम इमरान खान साहब को सजेस्ट जी किया? जी अच्छा। सजेस्ट किए, लेकिन जिस तरह हालात बने हैं बिलाल साहब, कोई भी होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि रेजिस्ट करना प्रेशर को बड़ा मुश्किल होता है। आपकी जब हुकूमत थी उस ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट के जो साए थे वो तो हुकूमत के ऊपर मंडलाते हुए साफ नज़र आ रहे थे, या यूं कहिए वो 1 पेज का तज़किरा होता है। तो कमर जावेद बाजवा साहब की जिस तरह से तारीफ़ होती थी, गैर ज़रूरी तौर भी तारीफ़ कर देते थे इमरान खान साहब, तो उसके बारे में कोई क्वेश्चन रेज होते थे पार्टी के अंदर कि ये इसकी क्या नहीं, ज़रूरत है? देखें, बात यह है बिलाल साहब के अब ये चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान के 1990 के बाद जब डायरेक्ट हुकूमत नहीं भी थी, तो इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल था हुकूमत के अंदर। और मुझे याद है जब मैं जर्नलिस्ट था तो मैं नवाज शरीफ साहब को मिलना लंदन में, तो उन्होंने मुझे कहा, शफकत साहब की फ़ायदा प्राइम मिनिस्टर बनने दा कि जब वहाँ जाते हैं तो सारी चीज़ें डिक्टेट की जाती हैं कि ये करो वो करो। तो इसके बारे में तो कोई दो ओपिनियन है नहीं ठीक। कि जी रोल है। अब इसकी आर्गूमेंट हो सकती है कि वो ममालिक जो पाकिस्तान की स्टेज पे हैं उनमें होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ये कहूँगा, इनका हाइंड साइड से आप क्या समझते हैं कि उस ज़माने में इसी तरह से 1 पेज की देखें- तकरार होनी चाहिए थी? देखें ना जी, ये तो ज़रूर क्या है कि मुख्तलिफ़ कमिटीज़ और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो थीं उनमें मिलिट्री की रिप्रेजेंटेशन थी, पर क्या प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कोई डायरेक्ट ही कोई चीज़ होती थी जो कि जिसका हमें इल्म नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि बाजवा साहब फ्रीक्वेंट विजिटर थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के, और डिस्कशन होती थी। तो मेरा ख्याल है कि और खान साहब ने उनकी जमहूरियत की बड़ी तारीफ़ें की कि ये वो बंदा है जो जमहूरियत के लिए अब वो मेरा खड़ा ख्याल हुआ है कि हो सकता है कि एक टैक्टिकल भी हो, जी जी। लेकिन क्लियरली उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हाइब्रिड निज़ाम की तरफ एक टाइप सिचुएशन थी, और उसकी फिर सिर्फ काउंटर आर्ग्यूमेंट ये की जा सकती है कि जी जो ममालिक पाकिस्तान की सिचुएशन में हों उनके अंदर जो आपके स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट हैं उनका रोल होगा, वो एक आर्गूमेंट है। मेरा ख्याल है कि आइन जो है उसकी आइनी हुकूमत जो है वो एक हमारे जैसे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो और ये सवाल आपकी तरफ से आया नहीं, लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा अगर गुजार कि जो पंजाब और सिंध है ना, वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या बाकी हैं, उनका फोकस जो है वो सिर्फ लोकल डेवलपमेंट पे है। जी उनका फोकस सिर्फ अपने हलके के ऊपर है कि जी मैंने अगली दफ़ा इलेक्ट कैसे होना है। बिल्कुल। उनके लिए इशू कि आइन है नहीं है, आइन ये सेकेंडरी है ये सेकंड। practically। लेकिन जो आपका बलूचिस्तान है और जो आपके कुछ हद तक केपी का आप कह सकते हैं, पर ज़्यादातर बलूचिस्तान का मैं कहूँगा, वहाँ पे उनके पास क्योंकि उनका निज़ाम में इतना हिस्सा नहीं है, तो उनके पास आइन है और रूल ऑफ लॉ है जो कि चीज़ें उनको एक राइट्स देता है। और अगर वो आप उसको ना एक्सेप्ट करें तो फिर उनके लिए तो बिल्कुल ही, क्योंकि वो निज़ाम का हिस्सा नहीं है। और अगर और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप उनके पॉलिटिशियंस भी देखें
तो उनकी ज़्यादातर आपको जो सही पॉलिटिशियंस हैं उनका ज़्यादा ज़ोर आपको नज़र आएगा कि वो आइन की बात करेंगे, वो हकूक़ की बात करेंगे, वो ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। हमारा जो मेंबर है वो कहेगा मेरे हलके के लिए फंड्स दो, वो वो इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। बहुत सो बहरहाल, इम्पोर्टेंट। टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा ख्याल है कि आइनी हुकूमत होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हाइब्रिड निज़ाम जो है वो सिर्फ उस हद तक आप होना चाहिए जहाँ तक आपकी नेशनल सिक्योरिटी का ताल्लुक है। बाकी जो है वो जो सिविल गवर्नमेंट है उसके पास पूरा चार्ज होना चाहिए, पूरी अख्तियारात होने चाहिए, इसलिए कि अदरवाइज़ ये सारे जमहूरी निज़ाम का फ़ायदा कोई नहीं है। आपकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है ये, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे जहन में पहले नहीं आया था कि पंजाब और सिंध के लोग का फोकस जो होता है इलेक्टेड इसलिए लोगों कि वो का हिस्सा कुछ और होता ऑलरेडी है ना। और बलूचिस्तान के लोगों का कुछ और है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिल्कुल है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एम्फेसिस करना एंड रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल ठीक। क्योंकि देखें ना, मैं एक और तरीके से भी कह सकता हूँ, रूल ऑफ लॉ की किसको ज़रूरत है? कमज़ोर को ज़रूरत है। कमज़ोर को ज़रूरत है, बिल्कुल। जो ताकतवर है उसको रूल ऑफ लॉ की क्या ज़रूरत है? वो तो लॉ जो है उसको ट्विस्ट करके अपने साथ ले जाएगा। इंटरेस्टिंग। ये आपको पर्सनली कुछ मालूम होगा कि ये जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान जब इख्तलाफ शुरू हुआ तो वो नुक्ता क्या था, वो पॉइंट क्या था? मेरा ख्याल है कि दो तो वाज़ेह नुकात ऐसे थे जिन पे इख्तलाफ था। एक तो था पंजाब की वज़ारत आला का। बाजवा साहब ने हमें भी, मुझे भी, मतलब मैं उसका ग्रुप का हिस्सा था जब ये कहा कि बुज़दार को तब्दील किया जाए, और उन्होंने मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर को भी कई दफ़ा कहा था। सो एक तो वजह इख्तलाफ आप कह लें कि बुज़दार की नाक़िस हुकूमत, और हम समझते थे कि ये बात जो है ये दुरुस्त है, क्योंकि हम ख़ुद समझते थे कि बुज़दार जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बने। सो एक तो ये मेरा ख्याल है कि वजह नज़ा ये बनी। वजह थी। दूसरा, जब जब अपॉइंटमेंट हुई ISI चीफ़ की, जनरल नदीम को जब लगाया गया और जनरल फैज़ को हटाया गया, तो उस पर भी इख्तलाफ था, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते थे कि जनरल फैज़ और एक 5-6 महीने रह जाएं वहाँ पे। ठीक। और अब ये एक पूरी तारीख़ है, इसके ऊपर वक्त बताएगा कि ये डिस्टेबलाइजेशन क्यों हुई और कैसे हुई, और हर 3 साल के बाद क्यों हालात ऐसे अजीब से बनते हैं हमारे मुल्क में। लेकिन ये अभी इस वक्त वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अभी रहने देते हैं। लेकिन यहाँ से इख्तलाफ शुरू हुआ, और फिर जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्लियर ये तो हमें पता था पहले दिन से कि जिस दिन हमारे इस्टेब्लिशमेंट से या बाजवा साहब से इख्तलाफ पड़ेंगे तो वो हुकूमत तो रह ही नहीं सकती, क्योंकि वो जिस तरह की कोalition थी, वो कोalition को मैनिपुलेट करना तो सबसे आसान था। ठीक। और इमरान खान साहब की ने कई दफ़ा ये कहा था कि हमें एक्चुअली सीटें कुछ कम की गई हैं हमारी 2018 में, ताकि हमें इतना ताकत ना मिले कि हम अपने ज़ोर पे हुकूमत कर सकें। अच्छा, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब बुज़दार साहब के बारे में जो आपका बात कही है, और जिस पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी जिक्र किया, बात तो सही है वो, लेकिन क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का उस बारे में कोई रेलेवेंस है कि वो इस बारे में न सिर्फ ये कि इशारा करें बल्कि इसरार करें कि इसको तब्दील किया जाए? नहीं, देखें, कानून और आइन के मुताबिक तो कोई वो नहीं है ना। लेकिन हम कोई एक परफेक्ट डेमोक्रेसी में तो रह नहीं रहे। अब आप ये वापस मुड़ के देखते हैं तो आपका ख्याल है कि PTI को 2018 से पहले ज़रा गवर्नेंस के लिए बेहतर प्रिपेयर्ड होना चाहिए था और सारा टाइम एजुटेशन पे फोकस नहीं करना चाहिए था? लेकिन बिलाल साहब, हमारा जो निज़ाम हुकूमत है उसके अंदर पॉलिटिशियन का स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। ये निज़ाम हुकूमत है, और इंग्लैंड में भी यही है जी। अमेरिका में ऐसे नहीं है। अमेरिका में जो कैबिनेट है ना वो प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट की कैबिनेट। पाकिस्तान में और UK में और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में ये नहीं है। ठीक। एक परमानेंट सिविल सर्विस है जो आपको सपोर्ट करती है, लेकिन जो आपने प्रेपरेशन करनी है गवर्नेंस के लिए, वो ब्रॉड गोल्स हैं जो आपने तय करने हैं।
और वो तो थे आपके पास। तो वो थे, और मैं तो बिल्कुल ये आर्गू करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट वाज इन सम एरियाज मच बेटर देन अदर्स, इन सम एरियाज नॉट सो वेल। तो लेकिन ये कहना कि जी कोई तबाही फिर रही थी, ऐसी बिल्कुल गलत बात है। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें मार्च के, अप्रैल में आके कुछ काम गड़बड़ हुआ, अगर मार्च के स्टेटिस्टिक्स देखें तो बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स हैं जो बहुत ठीक है। मेरे अपने फील्ड के अंदर हमने यकसा तालीमी निसाब बनाया, हमने नेफटेक को खड़ा किया, हमने स्किल यूनिवर्सिटी बनाई, हमने बड़ा काम 3 साढ़े 3 साल में बड़े काम किए हमने। सो जो प्रेपरेशन है गवर्नेंस के लिए, मेरी ज़ाती राय में वो आपके ब्रॉड गोल्स, और उन ब्रॉड गोल्स को जाने के लिए आपने कितना टाइम फ्रेम है और कैसे करना है। ब्यूरोक्रेसी की तरफ से सपोर्ट है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से रेजिस्टेंस भी है, और जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म है उस पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। हमने बड़ी कोशिश की, इरशद साहब ने पहले की, फिर बाद में मैंने कोशिश की, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की तरफ से बहुत रेजिस्टेंस था। शफकत साहब, आप उस मीटिंग में थे जिसके अंदर अलकादिर ट्रस्ट के बारे में एक डॉक्यूमेंट के बारे में अप्रूवल ली गई थी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट किसी ने नहीं देखा था। जी मैं था, और कुछ थोड़ा से हालात को समझने की ज़रूरत है। 50 आइटम का एजेंडा था, जो कि हर दफ़ा होता है। जी। हम लोग करते क्या थे, कम अज़ कम मैं तो ये करता था कि जो मेरे दिलचस्पी के मामलात होते थे उनकी तैयारी करता था, जी। क्योंकि 50 आइटम का एजेंडा है। जो कोई एजुकेशन रिलेटेड या चंद मामलात ऐसे ऑफ द टेबल की दफ़ा चीज़ें आ जाती थी जो एजेंडा का हिस्सा नहीं होती थी। इस तरह ही हुआ कि एक अच्छा, वो एजेंडे में नहीं था। एजेंडे में नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी एक कोई मायदा हुआ है और वो हम ओपन नहीं कर सकते, और ये वो। तो सब ने कहा ठीक है जी। हम अब उस वक़्त ये फोकस नहीं हुआ कि ये क्या है, और इसके बैकग्राउंड क्या है, इसका क्या है। और अगर गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और बाकी लोग कह रहे हैं और कि जी ये एक है और ठीक है उसके, बट आई वॉज डेफिनेटली ए पार्ट ऑफ इट। अच्छा, अब ये दो क्विक सवाल ये हैं कि क्या जब असम्बली से, कौमी असम्बली से आप करारदाद अदम एतमाद पास हो गई, इमरान खान साहब ने फैसला किया कि कौमी असम्बली से मेंबर रिज़ाइन दे दें, और फिर कुछ अरसे के बाद सूबाई असम्बलियाँ भी दोनों उनको बर्खास्त करके हुकूमतें छोड़ के घर आ जाएं, ये दोनों फैसले डिबेट हुए पार्टी में, और आप इसके बारे में क्या समझते जी हैं? डिबेट हुए। मेरा ख्याल है कि जो असम्बली छोड़ने का फ़ैसला था वो तो जज्बाती था, और डिबेट जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि निज़ाम के अंदर हमारी एक पोजीशन थी, 2 सूबाई हुकूमतें थीं, बलूचिस्तान अपना वहाँ पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत थी। हमें निज़ाम का हिस्सा रहना चाहिए था। ठीक। पहला फ़ैसला जो नेशनल असम्बली से निकलने का था वो एक जज्बातियत में था। जो दूसरा फ़ैसला था उसके ऊपर बेशुमार डिबेट हुई, और उसमें मेरी दानिस्त में वो गलत फ़ैसला था। और हमने कहा, मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि इलेक्शन नहीं कराएंगे, जो मर्ज़ी कर लें। तो उसमें वकील आते थे, कहते थे कि इलेक्शन को रुक नहीं सकता, कोई आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी। तो अगर हम आइन की गुंजाइशों की बातें करते रहें तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिनकी गुंजाइश नहीं थी आइन के अंदर, लेकिन हो गई हैं। आप शफकत साहब, ये बड़ा तवील अरसा है आपका, मैंने जिक्र किया निस्फ सदी से ज़्यादा, 51 ईयर्स, सो मच रिच एक्सपीरियंस सिविल सर्विस का, मुख्तलिफ़ हुकूमतों का, फेडरल कैबिनेट, प्रोविंशियल कैबिनेट, पार्टी को करीब से देखने का, और इतना अहम सेनेट का इलेक्शन, फिर बराह रास्त कौमी असम्बली के इलेक्शन 2 दफ़ा आपने जीते। अब आप व्हेन यू लुक बैक, और कोई पार्टी को आप कहना चाहें कि इस तरह ना करो या इस तरह से करो, तो 2-3 मोटी बातें क्या कहेंगे लोगों नहीं, को? पहले तो मैं पाकिस्तान की बात करूँगा जी, पाकिस्तान के लिए। कि पाकिस्तान की बात यह है कि हमें आइन बड़ी मुश्किल से बना था, ठीक। और बड़ी मुश्किल से कंसेंसस हुआ था। उसको जो मसख़ किया है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, और हमें एक आइनी हुकूमत कायम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मुल्क बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहेगा।
उसके लिए अदारों की इंडिपेंडेंस का होना ज़रूरी है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का होना ज़रूरी है, इलेक्शन कमीशन ऐसे अदारों का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं करते तो शॉर्ट टर्म में तो हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। इसलिए एक तो मैं, अब मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ अपने, आप जैसे कह रहे हैं 51 साल का एक्सपीरियंस के बारे में कहूँ कि देयर इज़ नो अदर वे आउट एक्सेप्ट कि रूल ऑफ लॉ हो, डेमोक्रेसी हो, आइनी हुकूमत हो। कई चीज़ें होती हैं जो कि हो रही हैं, जो कि कैसे, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उसके बाद मैं, आप रोज़ देख रहे हैं अखबार के अंदर कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं जी, रोज़ हो रही हैं कि जी वो पुलिस वाले लेके जा रहे थे, किसी ने आके गोली मारी, वो अपने बंदे को मार दिया। जी, क्या क्या किस तरफ हम जा रहे हैं? सो अगर हमने आगे बढ़ना है और तो वी कैनॉट ये कहना कि जी चाइनीज़ मॉडल और ये मॉडल, हमारे एक मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल स्टेट जो है, उसके अंदर आइन, रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क को आगे ले जाना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक मेरी पार्टी का, पुरानी पार्टी का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हालात में है। जी, इमरान खान साहब को 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि इस मामले को रिज़ॉल्व करें। सबसे पहले तो इमरान खान साहब को की कैद जो है उसको घर में करें। एक लोगों को तकलीफ़ है, वो उसमें कमी आएगी। और उसके बाद कोई रेज़ोल्यूशन देखने की कोशिश करें। पार्टी को कहूँगा कि आप रास्ता को निकालें। अगर सिविल हुकूमत जो है बात करने के लिए तैयार है तो करें उनसे बात। ठीक है, मतलब बात करने के, बात करने के लिए करें। ठीक, देखें कि ठीक है, आपको शिकायत है कि जी बात करने करके जब हम इंस्ट्रक्शन लेने जाते हैं तो हमें मिलने नहीं दिया जाता, तो ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, तो हुकूमत को एक्सपोज करें। ठीक, अगर वो आपको कह रही है कि मुज़ाकरात करें, आप करें मुज़ाकरात, और उसके बाद जाके अगर आपको इंस्ट्रक्शन लेने नहीं देते तो एक्सपोज करें उनको। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल इस मामले को आगे लेके चलना ज़रूरी है। और ये जो एजिटेशन है, मेरा ख्याल इसका फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक। और इसके लिए कोई डायलॉग के ज़रिए कोई रास्ता जो है वो निकालना चाहिए। ये बहुत अहम बात की आपने। बिल्कुल आखिरी सवाल, आपने भी ये जिक्र किया एजिटेशन का रास्ता इख्तियार न करें, जज्बाती फ़ैसले न करें। अब इस वक्त भी एक फ़ैसला दरपेश है पीटीआई को, वो ये कि बाई इलेक्शन होंगे, अगर होंगे तो एक ख्याल ये है कि उनका बायकॉट किया जाए, कोई इलेक्शन न लड़ा जाए। आप क्या समझते हैं? मैंने तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से एक चीज़ सीखी थी। जब मेरी उनके साथ आया तो उन्होंने हमेशा रिग्रेट किया था कि हमने जो 1985 का इलेक्शन था उसको बॉयकॉट किया, बिल्कुल, और हमेशा कहती थी बहुत बड़ी गलती थी। जी, तो मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन वाली कोई जो स्पेस है उसको खाली ना छोड़ें। बिल्कुल सही है। ज़रूर उनको- लड़ें, ठीक है, हालात ख़राब हैं, ठीक है, आपके ख़िलाफ़ रिगिंग के चांसेस भी हैं, लेकिन आप इस चीज़ की परवाह ना करें, कोई जगह खाली ना छोड़ें। जमहूरी स्ट्रगल की जो भी आपके पास जगह है उसको इस्तेमाल करें, उसके बगैर कोई चारा नहीं। बहुत शुक्रिया शफ़क़त महमूद साहब। तवील गुफ्तगू थी, लेकिन मैंने एक एक मिनट इसका एंजॉय किया है। आई होप कि जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे थैंक यू जी, वो भी इसको एंजॉय करेंगे और इससे बहुत कुछ लर्न करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी जी।